नमस्कार, मैं नवीन कुमार यादव, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिठाना में कार्यरत हूँ। विद्यालय शिक्षा विभाग के एजुसेट टेलीकास्ट कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। कक्षा 12 विषय राजनीतिक विज्ञान, पाठ 5 समकालीन दक्षिण एशिया का भाग 1 पर आज हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम व्याख्यान के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों को दक्षिण एशिया के विषय में जानकारी देना कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं, साथ ही दक्षिण एशिया की जो राजनीतिक प्रणाली है कि दक्षिण एशिया के जो विभिन्न देश हैं उनमें किस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में विद्यार्थियों को दक्षिण एशिया की 1947 से लेकर के वर्तमान तक की घटनाओं की जानकारी भी देना और पाकिस्तान में सेना की भूमिका और लोकतंत्र उसकी भी जानकारी हम देंगे। साथ में बांग्लादेश और नेपाल में किस प्रकार की शासन प्रणाली है उस पर भी चर्चा करेंगे ताकि विद्यार्थी दक्षिण एशिया की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको समझ सके। प्यारे बच्चों, व्याख्यान के क्षेत्र पर हम बात करते हैं कि इस व्याख्यान में हम क्या क्या कौन कौन से विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दक्षिण एशिया क्या है और उसमें कौन कौन से देश शामिल किए जाते हैं और दक्षिण एशिया के देशों में किस प्रकार की शासन प्रणाली है वर्तमान में भी, इससे पहले उनका क्या इतिहास रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में आज़ादी के बाद से लेकर वर्तमान तक के हमारे जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसकी घटनाक्रम की भी चर्चा करेंगे। साथ में एक और जो पूर्व में हमारे पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उसका जन्म कब हुआ और साथ में वर्तमान समय में किस प्रकार की घटनाक्रम बांग्लादेश में है। साथ में हमारे उत्तर में स्थित नेपाल में जो पहले राजतंत्र था वर्तमान में लोकतंत्र है, उसका भी विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं समकालीन दक्षिण एशिया से। आपको ये पता होना चाहिए कि समकालीन दक्षिण एशिया क्या है। तो प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं भारत के साथ में कुछ पड़ोसी देश हैं, इनको मिला करके दक्षिण एशिया बनता है। अगर हम उत्तर में हम बात करें, नेपाल और भूटान हमारे दो पड़ोसी देश हैं और इसके साथ में जो पूर्व की ओर आप देख रहे हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार भी उसमें शामिल किया जाता है, वो है। और साथ में पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है दक्षिण एशिया में शामिल किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, दक्षिण एशिया का शब्द का जो प्रयोग है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के लिए किया जाता है। और इसके हम बात करें कि उत्तर में एक विशाल हिमालय की श्रृंखला है जो एशिया से दक्षिण एशिया को अलग करता है। साथ में दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। यह एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र है जिसमें भाषाई, भौगोलिक और सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता है, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत में भी विभिन्न प्रकार की जो भाषाई विभिन्नता पाई जाती है, तो हमारे पड़ोसी देशों में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। साथ में भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार भौगोलिक जो है असमानताएं भी विद्यमान हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को भी हम प्राकृतिक रूप से 6 भागों में बांटते हैं। कहीं जो है हिमालय है, कहीं जो पठार है, तो कहीं मैदान है। तो ऐसे ही हमारे पड़ोसी देशों में भी भौगोलिक असमानता है। अगर बात करें नेपाल और भूटान की तो पहाड़ी देश हैं, और जहां तक श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे विभिन्न देश में। लेकिन प्यारे बच्चों, अफगानिस्तान और म्यांमार को भी वर्तमान समय में दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है और चीन को दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता। ये आपने याद रखना है, क्योंकि हिमालय से जो विशाल श्रृंखला है उस
से इस ओर की ओर जितने भी देश हैं उनको दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के हालात पर हम चर्चा करेंगे कि आज़ादी के बाद से लेकर के वर्तमान तक पाकिस्तान में किस प्रकार की व्यवस्था है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, पाकिस्तान जो आज़ाद हुआ था वो 14 अगस्त 1947 को दो बड़े भूभाग के रूप में हुआ था। और उस समय पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 11 करोड़ थी। और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बांग्लादेश बनने के बाद में लगभग 5 करोड़ रह गई और वर्तमान में 15 करोड़ जनसंख्या पाकिस्तान की है। और आजादी के बाद से ही पाकिस्तान की राजनीति में सेना और सेना प्रमुखों की अहम भूमिका रही है। और आजादी से लेकर के वर्तमान तक 4 बार और लगभग 75 सालों में से 34 वर्ष जो है सेना ने राज किया है। और भारत के पास जो है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे महान नेता थे जो कि विश्व स्तरीय नेता थे। जबकि हम पाकिस्तान की बात करें तो केवल मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत ही अली ऐसे थे जो कुछ हद तक जो है विश्व स्तरीय नेताओं में गिने जाते थे। तो इसके साथ प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के राजनीतिक घटनाक्रम पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रथम प्रधानमंत्री आजादी के बाद जो 1947 से 1951 तक रहे वो रहे लियाकत अली। और प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं वो लियाकत अली का है जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जो है जाने जाते हैं। दूसरे प्रधानमंत्री ख्वाजा निजामुद्दीन जो कि अक्टूबर 1951 से अप्रैल 1953 तक रहे। और दूसरे स्क्रीन फोटो पर आप दाएं और आप देख सकते हैं कि ख्वाजा निजामुद्दीन जो कि पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में 1947 से लेकर के 1958 तक 8 प्रधानमंत्री रहे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार जो है अव्यवस्था का दौर रहा। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं 1958 के बाद के घटनाक्रम पर, जो पाकिस्तान में पहली बार जो है सैनिक शासन लगा और वो लगभग 11 वर्षों तक रहा। तो पहली बार जो है सैनिक शासन जो है 7 अक्टूबर 1958 को लगा। और उस समय तत्कालीन जनरल थे अयूब खान। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं उस समय के जो प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उनको हटाकर जनरल अयूब खान ने जो है सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। और 1960 में अपने आप को राष्ट्रपति निर्वाचित करवा लिया गया था। और 2 वर्षों तक हालांकि उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में वो 1960 में निर्वाचित हुए। और 1969 से तक वो राष्ट्रपति रहे। और इसी दौर में जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रथम युद्ध हुआ। और उसी के समय वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर थे। और भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध के बाद में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी है, तो सोवियत संघ के मध्यस्थता से 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ। और उस समय के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने इस ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और अयूब खान को भारत से हार के लिए जिम्मेदार भी ठहराया जाता है। प्यारे बच्चों, दूसरे सैनिक शासन पर हम चर्चा करते हैं लगातार। और 1969 में जनरल जो जाहिदा खान थे, उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान जो कि वैसे तो सेना प्रमुख थे लेकिन राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुके थे। तो आप स्क्रीन पर जनरल जाहिदा खान का फोटो देख रहे हैं। तो उन्होंने हटाकर स्वयं सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, क्योंकि उनको मानना था कि पाकिस्तान में जो अव्यवस्था हुई है और 1965 के प्रथम भारत पाक युद्ध में जो पाकिस्तान की हार हुई, उसको भी जो है अयूब खान का बड़ा हाथ रहा है। तो इस कारण से उन्होंने जो है
सत्ता को पलट दिया। प्यारे बच्चों, वे 1971 तक जो है राष्ट्रपति रहे और उन्हीं के शासन के बाद में जो है बांग्लादेश का भी बांग्लादेश का गठन हुआ, जिसको 26 मार्च 1971 को, जो पूर्वी पूर्वी पाकिस्तान था। तो वहां पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्रीन कलर में, आजादी के समय पाकिस्तान दो भागों में था, जो पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान का बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान, दो भागों में बटा हुआ था। तो इस पर भी चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों कि पूर्वी पाकिस्तान क्यों अलग हुआ, क्या कारण थे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि 1971 से लेकर के 1977 तक पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार रही। इन जो है 6 वर्षों में पाकिस्तान में 1971 से 77 तक जो है दो प्रधानमंत्री रहे। हालांकि नरुल अमीन जो थे वो थोड़े समय के लिए ही रहे, लेकिन बाद में 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो जो है पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद हम बात करते हैं प्यारे बच्चों तीसरे सैनिक शासन पे। तो पाकिस्तान में जो तीसरा जो सैनिक शासन हुआ वो हुआ 5 जुलाई 1977 को, और उस समय के जनरल जियाउर हक ने जो है जुल्फिकार भुट्टो की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। प्यारे बच्चों, जनरल जियाउर हक को आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिन्होंने लोकतांत्रिक सरकार, जिसके प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उनका तख्ता पलट कर दिया। और जुल्फिकार अली भुट्टो ने जियाउर हक को जो है सेना प्रमुख बनाया था। तो उस समय उनको ये नहीं पता था कि इन फ्यूचर में वो ही उनकी सत्ता को जो है सत्ता से बेदखल करेंगे, उनकी सत्ता को पलट देंगे। और न केवल उन्होंने पद से हटाया, बल्कि 2 साल बाद 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। अर्थात उनका जनरल जियाउर हक का इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा। प्यारे बच्चों, जनरल जियाउर हक को जो है 1982 में लोकतंत्र समर्थकों का विरोध झेलना पड़ा। अर्थात विश्व में जो है लोकतांत्रिक सरकारों का, ज्यादातर देशों में लोकतांत्रिक सरकार पाई जाती है। तो एक लंबे समय तक पाकिस्तान का 1958 से लेकर के 1980 तक, केवल 6 वर्षों को बीच में छोड़ दें तो एक लंबा सैनिक शासन रहा। सैनिक शासन को वर्तमान समय में एक दमनकारी शासन माना जाता है, जहां लोगों की मूल अधिकारों की हनन करना एक सामान्य सी बात है। तो पाकिस्तान में भी प्यारे बच्चों लोकतंत्र के लिए प्रयास किए गए, लोकतंत्र के हक में आवाज उठाई गई, और इसी को लेकर के 1982 में जनरल जियाउल हक के खिलाफ में जो है विशाल स्तर पर प्रदर्शन होने लगे। और प्यारे बच्चों, हालांकि आगामी 1982 से आगामी 5 वर्षों तक जो है 1987 तक वे जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति पद पर रहे और सेना प्रमुख थे जो। और हालांकि 1987 के रहस्यमय ढंग से हवाई हादसे में उनकी मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चे, उसके बाद पाकिस्तान में कुछ लोकतांत्रिक दौर शुरू हुआ, और ये दौर दो प्रमुख पार्टियों के मध्य हुआ। और 1988 से लेकर के 1999 तक पाकिस्तान में विभिन्न लोकतांत्रिक सरकारें रहीं। और कभी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, प्यारे बच्चों आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चुनावी चिन्ह झंडा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो कभी जो दूसरी प्रमुख पार्टी थी वो मुस्लिम लीग थी। तो मुस्लिम लीग का भी आप जो है चुनावी चिन्ह झंडा स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 1988 से लेकर के 1999 तक पाकिस्तान में इन दोनों पार्टियों की जो है लगातार सत्ता में रही। प्यारे बच्चों, इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण जो है चौथे सैनिक शासन पर भी हम चर्चा भी करते हैं, और जो कि बहुत ही भारतीय राजनीति में भी एक विशेष स्थान रखता है।
और प्यारे बच्चों, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं विभिन्न जो है सेना प्रमुख और उनका कार्यकाल जो है लगातार 1958 से लेकर के 1971 तक। जो दो प्रमुख जनरल अयूब खान और जनरल याहिदा खान जो थे वे शासन में रहे। और उसके बाद प्यारे बच्चों 1977 से लेकर के 1988 तक जनरल जियाउल हक जो है पाकिस्तान के जो है सेना प्रमुख जो थे वो सत्ता पर वाजिब रहे। और 1999 से लेकर 2008 तक जो परवेज मुशर्रफ थे उस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार जो है पाकिस्तान की चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट किया। प्यारे बच्चों, 10 अक्टूबर 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जो है जनरल परवेज मुशर्रफ ने सत्ता से बेदखल करके जो है सत्ता अपने हाथ में ले ली। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है। और नीचे आप जो फोटो देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये जनरल परवेज मुशर्रफ का था जिन्होंने तख्ता पलट किया था। प्यारे बच्चों, उन्होंने जो है 2001 में जो चुनाव में स्वयं को पाकिस्तान का राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया था। और इसके साथ ही जो है 3 नवंबर 2007 को आपातकाल की घोषणा की गई। इसका अर्थ ये था कि 2007 में लोकतांत्रिक प्रणाली की जो है मांग को लेकर के विशाल स्तर पर जो है पाकिस्तान में आंदोलन हुए और अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी रहा, जिसके कारण जो है विरोध के बढ़ते हुए विरोध स्तर को देखते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ में 3 जून 2007 को पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। इस आपातकाल में पाकिस्तानी नागरिकों के जो मूल अधिकार थे उनका भी काफी हनन हुआ। प्यारे बच्चों, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण जो है जनरल परवेज मुशर्रफ ने 8 जनवरी 2008 को आम चुनावों के लिए घोषणा कर दी थी कि आगामी जो चुनाव 8 जनवरी 2008 को होंगे, लेकिन तय समय पर नहीं हो पाए। और इसी दौरान भविष्य में जनवरी 2008 में चुनावों को देखते हुए इससे थोड़ा सा पहले दिसंबर में 27 दिसंबर 2007 को चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्रमुख बेनजीर भुट्टो थी उनकी अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप ऊपर बेनजीर भुट्टो की फोटो आप देख सकते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनको जो है उनकी रैली पर भी बम से हमला किया गया और उनको गोली मारी गई। प्यारे बच्चों, चुनाव जो हुए वो जनवरी में किसी कारण से नहीं हो सके और चुनाव जो हुए 18 फरवरी 2008 को हुए। तो उस समय हालांकि बहुत ज़्यादा कम मात्रा में मतदान हुआ, केवल 35% ही मतदान हुआ। और साथ में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस समय 88 सीटें मिली और मुस्लिम लीग को 66 सीटें मिली। तो किसी भी पार्टी को उस समय पाकिस्तान में स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत नहीं मिला। आखिरकार गठबंधन सरकार बनी और दोनों ने पार्टियों ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई और यूसुफ रजा गिलानी, आप फोटो अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वे पाकिस्तान के 2008 में प्रधानमंत्री बने। प्यारे बच्चों, अब हम चर्चा करते हैं कि पाकिस्तान के वर्तमान हालात पर, कि पाकिस्तान में वर्तमान हालात क्या हैं। तो लोकतंत्र फिलहाल पाकिस्तान में वर्तमान में है और 18 अगस्त 2018 से ही इमरान खान जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जो कि पूर्व क्रिकेटर भी हैं और स्क्रीन पर आप उनकी फोटो देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, कई बार सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कि वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, तो इमरान खान है। और ये भी प्यारे बच्चों पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के इमरान खान वो किस पार्टी से संबंधित हैं, तो वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पार्टी से संबंधित है। प्यारे बच्चों, दूसरे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। बांग्लादेश में
लोकतंत्र। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ऊपर जो ब्राउन कलर में है, पाकिस्तान उस समय दो भागों में था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। वर्तमान में जो बांग्लादेश है, किसी समय वो जो है ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। और पाकिस्तान बांग्लादेश की जो स्थापना हुई प्यारे बच्चों 26 मार्च 1971 को हुई, और वो उस समय का पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। हालांकि पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा था उसमें सांस्कृतिक, भौगोलिक और भाषाई विभिन्नता थी। कहने का अर्थ यह है प्यारे बच्चों कि पाकिस्तान में जो वेस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था, उसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते थे, लेकिन उनकी जो भाषा थी वो उर्दू भाषा ज्यादा बोली जाती थी। लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, वहां पर बंगाली संस्कृति के लोग रहते थे, जो कि बंगाली भाषा ज्यादा बोलते थे। तो भाषाई विभिन्नता भी थी, सांस्कृतिक विभिन्नता थी, साथ साथ में प्यारे बच्चों भौगोलिक विभिन्नता भी थी। भाषाई विभिन्नता और इसके साथ साथ में जो है पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे, जो लोग थे, वो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार करते थे। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि जिस समय पाकिस्तान दो भागों में बटा, तो आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के वर्तमान तक 1971 तक पश्चिमी जो पाकिस्तान है उसका विकास ज्यादा हुआ, पूर्वी पाकिस्तान का विकास कम हुआ। ज्यादातर जो सत्ता में जो लोग रहते थे वो पश्चिमी पाकिस्तान के ही लोग रहते थे। इस कारण उनमें आपसी काफी मतभेद था, और इसके साथ साथ विकास के आधार पर भी जो उनके साथ जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें वे भेदभाव करते थे। साथ में पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा जो है थोपने पर जोर देते थे, जिससे वहां के लोग नाराज थे, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे उनकी जो संस्कृति और जो भाषा थी वो बंगाली थी। और प्यारे बच्चों उसी समय एक बड़े नेता हुए बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने स्वायत्तता की मांग को लेकर के मुक्ति आंदोलन जो है, मुक्ति अभियान छेड़ा। और उस समय हम प्यारे बच्चों बात करें कि उस समय जनरल याहिदा खान जो पाकिस्तान के जो राष्ट्राध्यक्ष थे और उससे पहले वे सेना प्रमुख थे, उन्होंने इस स्वायत्तता आंदोलन को दबाने के लिए जो है कठोर नीति को अपनाया, और हजारों की संख्या में जो है बांग्लादेश लोगों को उन्होंने मौत की घाट उतार दिया। साथ में जो 1 करोड़ से भी अधिक लोग जो हैं भागकर भारत में घुस गए, भारत में शरण ली। और हालांकि भारत में उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बांग्लादेशों के जो मूल अधिकारों का हनन जो है पश्चिमी पाकिस्तान के लोग और सेना कर रही थी, उसका भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पाकिस्तान को भी इस मामले में जो है आगाह किया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। और करोड़ों लोग जो हैं पूर्वी पाकिस्तान से जो है लोग भाग करके पश्चिम बंगाल में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जो है पहुंच गए, और जो है भारत पर इसका वर्तमान समय में आर्थिक संसाधनों पर एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। प्यारे बच्चों अब स्क्रीन पर जो आप फोटो आप देख रहे हैं बांग्लादेश के एक बहुत बड़े नेता शेख मुजीबुर रहमान की है। और तो इसके बाद हालांकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश का जन्म हो गया था, और पूर्वी पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है समाप्त हो चुका था। और आज़ादी के बाद जो है 1971 में बांग्लादेश ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी राष्ट्र घोषित किया था। तो उस समय बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर उर रहमान बने। और हालांकि उनका प्रभाव जो है लगातार बांग्लादेश में बढ़ता गया, और
प्रभाव के कारण उन्होंने जो है अपने आप के जो प्रभाव है उसका फायदा उठाते हुए जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां और जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बांग्लादेश में थी, अपनी पार्टी जो कि अवामी लीग थी। प्यारे बच्चों, ये भी याद रखने की जरूरत है, कई बार पूछा जाता है कि मुजीबुर रहमान किस पार्टी से संबंधित थे, तो अवामी लीग थी। और उनको छोड़ करके जितनी भी पार्टियां थी उनको समाप्त कर दिया और 1975 में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया, जो कि पहले जो है लोकतांत्रिक और समाजवादी व्यवस्था थी। और एक तरह की आप मानिए कि अध्यक्षात्मक जो प्रणाली है, सारी शक्तियां जो हैं अब सारी की सारी शक्तियां राष्ट्राध्यक्ष के पास में चली गई थी और इसका उन्होंने गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया था। प्यारे बच्चों, शेख मुजीबर का जो प्रभाव है उसको बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जनरल जियाउर रहमान ने अगस्त 1975 में शेख मुजीबर का शेख जो है मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट कर दिया गया। हालांकि सैनिक कार्यवाही में 1975 में ही मुजीबुर रहमान की मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों, अभी आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं और ये बांग्लादेश के जनरल उस समय जियाउर रहमान थे, जिन्होंने जो है अब बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान का जो है तख्ता पलटा। तो हम प्यारे बच्चों अंदाजा लगा सकते हैं कि आज़ादी के 4 वर्षों के अंदर ही दोबारा लोकतांत्रिक प्रणाली से सैनिक शासन बांग्लादेश में स्टार्ट हो गया। प्यारे बच्चों, 1975 में जियाउर रहमान की जो नई पार्टी उन्होंने एक बनाई जिसको बांग्लादेश नेशनल पार्टी के नाम से जाना जाता है। और कई बार ये सवाल एग्जाम में भी आता है प्यारे बच्चों, बांग्लादेश नेशनल पार्टी की स्थापना कब हुई, तो 1975 में जियाउर रहमान के द्वारा। और 1979 में बांग्लादेश नेशनल पार्टी को चुनाव हुए और 1979 में उस समय बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो कि जियाउर रहमान की पार्टी थी उसको उस समय जो है भारी सफलता मिली। प्यारे बच्चों, 1979 के चुनाव के बाद जो है थोड़े ही समय बाद जियाउर रहमान की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनके जो लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद थे उन्होंने बांग्लादेश की सत्ता संभाली और आगामी 5 वर्षों तक वे राष्ट्रपति रहे। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप जो है लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद की फोटो देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, उन्होंने 1990 में पद छोड़ा और 1991 में पाकिस्तान में चुनाव हुए और उस समय जो है बांग्लादेश नेशनल पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और बेगम खालिदा जिया जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। स्क्रीन पर आप बेगम खालिदा जिया को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, और उस समय अवामी लीग जो है शेख मुजीबर की जो पार्टी थी उनको विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला। वर्तमान में बांग्लादेश में लोकतंत्र की बयार है और वर्तमान में लोकतंत्र जो है स्थापित है और वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की वो है शेख हसीना। प्यारे बच्चों, नीचे आप बांग्लादेश की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, बात करते हैं अंतिम टॉपिक पर, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की, जो कभी राजतंत्र के लिए जाना जाता था और वर्तमान में जो है यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है। प्यारे बच्चों, नेपाल प्राचीन काल से ही एक हिंदू राष्ट्र रहा है जो कि भारत और चीन के मध्य स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या की अगर हम बात करें तो लगभग 3 करोड़ जनसंख्या है। प्यारे बच्चों, 1950 से अब तक की बात करते हैं क्योंकि पीछे इतिहास पर नहीं जाएंगे। तो जब राजतंत्र था तो 1950 के दशक में जो है लोकतंत्र की स्थापना के लिए नेपाल में बहुत सारे आंदोलन हुए और इस आंदोलन को देखते हुए जो है नए प्रजातांत्रिक संविधान के निर्माण की मांग उठी और इसको जो है 1959 में नए संविधान का जो है गठन किया गया। लेकिन प्यारे बच्चों, केवल 3 वर्ष के अंदर ही जो उस समय लोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई गई थी और 3 वर्ष तक ही वो चल पाई और 1962 में उस समय के जो राजा वीर महेंद्र देव शाहदेव थे
उन्होंने संविधान को भंग करके पुनः अपने आप को राजा घोषित कर लिया। प्यारे बच्चों, राजा वीर महेंद्र की आप फोटो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो क्योंकि उनका जो परिवार था, राजशाही परिवार था, तो अधिकारों से, शक्तियों से छीनने से काफी दुखी था, और उन्होंने बाद में जो लोकतांत्रिक एक तरह की आंतरिक सरकार थी उसको दोबारा भंग कर दिया। और समय बीतने के साथ 1900 दशक में प्यारे बच्चों पुनः लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के लिए नेपाल में मांग उठने लगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन पे दबाव था। तो इसी के चलते प्यारे बच्चों जो है नेपाल की कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाल की साम्यवादी पार्टी, और दोनों ने मिलकर के जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाने की मांग उठाई थी। नेपाल की जो साम्यवादी जो पार्टी है वो चीन की साम्यवादी पार्टी की विचारधारा से काफी जो है उनका झुकाव है। हालांकि जो है पाकिस्तान, माफ कीजिए, नेपाल के जो लोग हैं वो एक जो है भारत और चीन के साथ में उन्होंने हालांकि तटस्थ एक नीति सी अपनाई, लेकिन हिंदू राष्ट्र होने के नाते उनका झुकाव भारत की ओर था। प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि 1990 में एक नया संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसमें नेपाली कांग्रेस पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत मिला। और उसके बाद में जो है 1991 से लेकर के आगामी लगभग 10 वर्षों तक जो है नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार रही। हालांकि 22 मई 2002 को नेपाली संसद को जो है भंग करके उस समय के जो राजा ज्ञानेंद्र थे, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। और इसी का विरोध करते हुए नेपाल की जो 7 प्रमुख पार्टियां थी, उन्होंने 7 पार्टी अलायंस बनाया और उन्होंने विरोध किया ताकि नेपाल में जो है लोकतंत्र स्थापित हो सके। प्यारे बच्चों, आप 10वीं कक्षा में भी इस लेसन को पढ़ के आए हैं कि 7 पार्टी अलायंस क्या था, राजा ज्ञानेंद्र ने कब जो है चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को जो है भंग कर दिया था, और कब दोबारा नेपाल में लोकतंत्र स्थापित हुआ। और प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं राजा ज्ञानेंद्र ने 24 अप्रैल 2006 को नेपाली संसद को जो है पुनः बहाल कर दिया, जो उन्होंने 2002 में 22 मई 2002 को उनको भंग कर दिया था। तो उसके बाद में श्री गिरजा प्रसाद कोइराला, जो आप ऊपर स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, उनको, जो कि नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया। हालांकि 18 मई 2006 को अंतरिम सरकार द्वारा एक संविधान का मसौदा भी तैयार किया गया था, जिसमें नेपाल को जो पहले हिंदू राष्ट्र था उसको बदल करके एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित कर दिया। प्यारे बच्चों, आगे हम चर्चा करते हैं कि सितंबर 2007 की, जिसमें माओवादी जो नेता थे, दूसरी जो पार्टी प्रमुख पार्टी थी नेपाल की, उसके नेता प्रचंड कुमार जो है अंतिम सरकार से हट गए थे। और सितंबर 2007 में नेपाल की जो अंतरिम सरकार थी उसमें जो है नेपाल के जो राजशाही जो थी या राजतंत्र था उसकी अंत की घोषणा कर दी थी। और आखिरकार प्यारे बच्चों 10 अप्रैल 2008 को नेपाल के संविधान सभा के चुनाव हुए, और 28 मई 2008 को पिछले 240 वर्षों से जो चला रहा राजतंत्र था वो सदैव के लिए समाप्त कर दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है प्यारे बच्चों। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नेपाल में राजतंत्र कब समाप्त हुआ, तो 28 मई 2008 को। और प्यारे बच्चों, अब आप जो स्क्रीन फोटो देख रहे हैं वो जो है पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है उनकी है, जो कि 15 अगस्त 2008 को संविधान सभा के अनुसार प्रधानमंत्री नेपाल के बने। हालांकि उन्होंने मई 2009 में कुछ समय बाद इस्तीफा दे दिया था। प्यारे बच्चों, 2008 से वर्तमान तक नेपाल में लोकतांत्रिक जो है सरकार है। और उसके बाद 8 के बाद दूसरी विधानसभा 5 साल बाद नवंबर 2013 में हुए, जिसमें 20 सितंबर 2015 से जो पहली संविधान था उसको जो है नए संविधान संशोधन किया और नए संविधान को लागू किया गया। और उस समय जो है अक्टूबर 2015 को जो श्री केपी शर्मा ओली नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने।
प्यारे बच्चों स्क्रीन पर आप जो है श्री ओली की फोटो देख सकते हैं, केपी शर्मा। और वर्तमान की हम बात करें तो श्रीमती विद्या देवी भंडारी जो है नेपाल की राष्ट्रपति हैं। वो दुनिया की माफ कीजिए जो है नेपाल की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। और वर्तमान अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें नेपाल की, तो शेर बहादुर देउबा जो हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। प्यारे बच्चों अब हम इस व्याख्यान की पुनरावृत्ति करते हैं और उम्मीद है कि आपको इस लेसन में बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। उसको एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया में किन देशों को शामिल किया जाता है? जी हाँ प्यारे बच्चों, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार और 8 देशों को जो है दक्षिण एशिया में, जो सार्क के देश हैं लगभग, उनको दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है, जो कि हिमालय श्रृंखला से इस ओर के हैं। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में कितने बार सैनिक शासन रहा? जी हाँ प्यारे बच्चों, 4 बार जो है पाकिस्तान में सैनिक शासन रहा और लगभग 34 वर्ष। तीसरा प्रश्न है 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता किस पलट किया? जी हाँ प्यारे बच्चों, उस समय के जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्ता पलट किया था। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? जी हाँ प्यारे बच्चों, 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान जो था उसका नया रूप बांग्लादेश बना। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो श्री देउबा वर्तमान प्रधानमंत्री। क्या नेपाल में वर्तमान में हिंदू राष्ट्र है? जी हाँ प्यारे बच्चों, वर्तमान में नेपाल एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। अब हम गृह कार्य नोट करेंगे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र और सैनिक शासन का विस्तार से वर्णन कीजिए, आजादी से लेकर के वर्तमान तक। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है प्यारे बच्चों, बांग्लादेश की जो आज़ादी है उसमें भारत की क्या भूमिका रही और भारत ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार जो है बांग्लादेश की मदद, आर्थिक या जो है राजनीतिक घटनाक्रम से बांग्लादेश को आज़ाद होने में मदद की, उसका वर्णन आपने करना है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम का भी वर्णन करना है 1971 से लेकर के वर्तमान तक। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र के घटनाक्रम का वर्णन करना है। तो प्यारे बच्चों, ये सभी प्रश्नों को आपने कॉपी में इनके जो आंसरों को नोट करके अपने प्राध्यापकों से जो है चेक कराएं। और इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।